इतिहास के सर्वोच्च शिखर पर आलोकित ये शताब्दी जिसने भारत भूमि की आत्मा को नई ऊर्जा और अमिट चेतना से ओतप्रोत किया। 100 वर्षों की ये अखंड यात्रा जिसने राष्ट्रवाद को केवल एक विचार ही नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जीवन का सर्वोच्च ध्येय और साधना का परम उत्कर्ष बना दिया। आज हम खड़े हैं उस ऐतिहासिक क्षण पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष का स्वर्णिम सोपान आरंभ कर रहा है। संघ वो पथ है जहां अनुशासन ही तपस्या है, त्याग ही यज्ञ है और राष्ट्र सेवा ही मोक्ष। संघ का चिंतन है व्यक्ति नहीं, राष्ट्र ही परम, स्वार्थ नहीं, त्याग ही धर्म। आज जब संघ शताब्दी की दहलीज पर है, तो ये केवल इतिहास का उत्सव नहीं, ये है भविष्य का विराट संकल्प, भारत को उसके सर्वोच्च वैभव तक पहुंचाने का। आइए हम सब मिलकर इस शताब्दी महोत्सव के साक्षी बने और उस युगधारा में प्रवाहित हों जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने तप, त्याग और संगठन की शक्ति से अमर गाथा बनाकर गढ़ा है। हमारी इस विशेष संवाद श्रृंखला में स्वागत कीजिए संघ विश्लेषक दिलीप देवधर जी का। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिलीप जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इन 100 वर्षों में संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? संघ की 100 साल की बड़ी उपलब्धि ये है कि संघ एक राष्ट्रीय संगठन करके जाना जाता है, किंतु ये वाकई में राष्ट्रीय संगठन नहीं है। भारतीय सभ्यता का और भारतीय समाज का फ्लेक्सिबल रीएनफोर्समेंट प्रदान करने की 100 साल की इनकी एक्टिविटी 100% सक्सेसफुल हुई है। तो 100 साल में एक राष्ट्रीय संस्था करके संघ खड़ा नहीं हुआ, तो 40,000 साल पुरानी जो भारतीय सभ्यता है, वो सभ्यता को फ्लेक्सिबल रीएनफोर्समेंट यानी एक लचीलापन वाला प्रबलीकरण हिंदू समाज को, भारतीय समाज को उत्कृष्ट ढंग से देने का 100 साल का संघ का 100% सक्सेसफुल संघ की प्रोसेस है। मैं ये संघ के बारे में बोलना पसंद करूंगा। किन उद्देश्यों को लेके संघ का स्थापना किया गया था आज से 100 साल पहले, और वर्तमान में उसके उद्देश्य कितना डिफरेंस आप देखते हैं? 100 साल में मुझे डिफरेंस तो नहीं दिखा, किंतु जो आरएसएस के जो फाउंडर है डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, उनके दिमाग में जो कंसेप्ट थी, वो कंसेप्ट का मैनिफेस्टेशन मुझे 100 साल में दिखा है। वो कंसेप्ट कौन सी थी? तो पहली कंसेप्ट ये थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला इंग्लैंड या यूरोपियन फोर्सेस हम पर राज कर रहे, हमको गुलाम कर चुके, तो हमको उनकी कॉपी नहीं करने की, हमको इंडस्ट्रियल फोर्सेस के फ्यूचर में पोस्ट फेज में जाने का। तो उनके दिमाग में था ब्रिटिशों की कॉपी नहीं, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की अचीवमेंट। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का आज का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन है। तो डिजिटल इंडिया या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संघ, यहां डॉक्टर हेडगेवार जी की भाषा बदल गई। उनके दिमाग में पोस्ट इंडस्ट्रियल कंसेप्ट थी, जिसका आज नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन या डिजिटल इंडिया हो गया। ये उनकी पहली अचीवमेंट है। उनकी दूसरी अचीवमेंट है कि भारत में उस समय दो साम्राज्यवादी यानी अपार्ट फ्रॉम यूरोप, दो साम्राज्यवादी शक्तियां भारत को गुलाम कर चुकी थी। एक शक्ति थी इस्लामिक साम्राज्यवाद। इस्लामिक साम्राज्यवाद और इस्लाम रिलीजन, मुस्लिम व्यक्ति, यह तीनों अलग कंसेप्ट है।
इस्लामिक जो साम्राज्यवाद दुनिया में फैल रहा था वो भारत में भी था, उसने अखंड भारत को आधा खाया था। तो उनका संघ इस्लामिक साम्राज्यवाद के ऊपर उठेगा, यानी इस्लामिक साम्राज्यवाद का गुलाम नहीं होगा। ये उनकी दूसरी कंसेप्ट थी, थीम थी। उनकी तीसरी थीम थी कि ब्रिटिशों के साम्राज्यवाद के साथ साथ क्रिश्चियन साम्राज्यवाद भी दुनिया में फैल रहा है, जी, तो भारत क्रिश्चियन साम्राज्यवाद का बलि का बकरा ना बने। ये भी उनके दिमाग में एक आइडिया थी। ये दिमाग में, यानी ये तीनों आइडिया पोस्ट साम्राज्यवाद की थी। ये तीनों में उनकी अचीवमेंट 100 साल में मुझे दिख रही है। उनकी और एक कंसेप्ट थी, वो कंसेप्ट ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनकी 1940 को डेथ हुई, 1925 का संघ है कि दूसरा महायुद्ध होने के बाद में, जो अल्टीमेटली 42 को खत्म हुआ, इसके बाद में ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएंगे, ये उनका कथन था। जी, और ब्रिटिशर जाने के बाद में भारत फिर से गुलाम ना हो, यानी किसका गुलाम? क्रिश्चियन साम्राज्यवाद या मुस्लिम साम्राज्यवाद का। इसके साथ में और कोई नया साम्राज्यवाद आता है तो भारत को वो जो चैलेंजेस रहेंगे, वो चैलेंजेस को क्रिएटिव रिस्पॉन्स देके सक्सेसफुल भारत खड़ा हो, ये भी उनके दिमाग में आइडिया थी। जी, क्योंकि जो मैंने 40,000 साल का जो इतिहास बतलाया सभ्यता का, तो इसके पहले आक्रमण काफी हुए, चैलेंजेस काफी आए। सर थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं। हाँ। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज से 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब इस संगठन की नींव रखी थी, तो उस वक्त उनका क्या उद्देश्य था, उनके चैलेंजेस क्या थे और किस तरीके से उन्होंने किन लोगों को साथ में लेकर छोटे से संगठन को बड़ा किया और उनको क्या-क्या उस वक्त हर्डल्स फेस करने पड़े? तो इसके लिए मैं 2 एविडेंस दे रहा हूँ। मैंने आरएसएस क्यों प्रारंभ किया, उनका आर्टिकल उपलब्ध है, जो मैंने पब्लिश किया 44 बुकलेट्स में, वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है। दूसरा उनका पूना में ओटीसी में एक बौद्धिक है, वो भी मैंने रिप्रोड्यूस किया हुआ है। ये 2 के सहारे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि एक पहला उनका गोल था भारतीयों में, वो भारतीय हिंदू इंडियन को एक ही समझते थे, ठीक है। यानी हिंदू महासभा और आरएसएस में फर्क था। आरएसएस की हिंदू महासभा में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, पारसी हिंदू नहीं थे। आरएसएस के हिंदू में रिलीजन कोई भी हो, वो हिंदू है, वो भारतीय है, वो इंडियन है, जर्मनी का जर्मन, रशिया का रशियन, ये कंसेप्ट थी। तो राष्ट्रीय का मतलब उनका ये था उस जमाने में कि राष्ट्रीयत्व के संस्कार, तो राष्ट्रीयत्व यह यूरोपियन न्यू कंसेप्ट है, औद्योगिक क्रांति की कंसेप्ट है, जो भारत में नहीं थी पहले। भारत की पहली की कंसेप्ट धर्म की है। तो भारत में, भारतीय समाज में राष्ट्रीयत्व का संस्कार करूंगा। तो 100 साल में हम देख रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीयत्व का संस्कार 100, उनके नाम में ही राष्ट्रीय शब्द है, वो उन्होंने 100% अचीव किया। स्वयंसेवक का मतलब उनका था कि वॉलंटियर नहीं, टेबल कुर्सियां उठाने वाला नहीं। तो स्वयंसेवक का मतलब उनके डेफिनेशन में एग्जीक्यूटिव या मैनेजर या लीडर था, यानी एक व्यक्ति जो 99 को लीड करेगा और वो स्वयं प्रक्रिया से काम करेगा, निर्णय से काम करेगा, यानी स्वयं सेवक। तो आज संघ का जो कार्यकर्ता है वो दरी उठाने वाला नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड एग्जीक्यूटिव कम लीडर है। तो उनकी वो एक कंसेप्ट पूरी होगी। अब संघ जो नाम का तीसरा शब्द है, उनकी कंसेप्ट थी कि दुनिया में जितने शास्त्र है, विज्ञान है, उसकी पढ़ाई करके संघ को हम डेवलप कर रहे हैं, यानी जिसको आज की भाषा में मैनेजमेंट साइंस बोलेंगे, या नई भाषा में जिसको नॉलेज मैनेजमेंट साइंस एंड थ्योरी बोला जाता है। तो उनके दिमाग में ये आइडिया थी कि संघ एक ओपन सिस्टम करके काम करेगा। संघ का मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम, और ऑर्गेनाइज सिस्टम में एक
मैनेजमेंट साइंस का एक नया मॉडल हम खड़ा करेंगे और 100 साल में ये तीनों चीजों में उनको यश मिला है। खैर, ये यश मिलाने के लिए मोहन जी भागवत ये 7वें सरसंघ चालक है, जी यानी जो बीज बोया गया तो 100 साल में 7 मोहन जी आज भी कार्यरत है, 7 सरसंघ चालकों ने जो बीज था उसका वैश्विक वटवृक्ष करके दिखाया हुआ है। सर, संघ की 100 सालों की इस अहर्निश यात्रा में ऐसे बड़े क्या निर्णय लिए गए जो निर्णायक और ऐतिहासिक साबित हुए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैनेजमेंट में स्वॉट असेसमेंट बोला जाता है, जी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जी तो उन्होंने यानी डॉक्टर हेडगेवार जी ने सबसे पहले क्या किया कि खुद का वारसदार प्लानिंग से डेवलप किया। तो हेडगेवार जी के 15 साल और उनका पहला वारसदार एम.एस. गोलवलकर वो 33 साल संघ को चलाते रहे। जी तो नया वारसदार अच्छा होगा तो ही प्रक्रिया काफी संस्थाएं खत्म हो जाती है। तो उन्होंने जो वारसदार डिक्लेयर किया, सिलेक्ट किया, डेवलप किया, वो 33 साल सक्सेसफुल हुआ। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोगों को पता नहीं है, उन्होंने गुरुजी गोलवलकर 33 साल, उनका वारसदार भी उन्होंने डेट के पहले 1940 के पहले फिक्स किया था, उनका नाम था बाला साहब देवरस। तो इंटरेस्टिंग मामला है, 33 साल गुरुजी गोलवलकर के साथ में देवरस जी थे और उनके 33 साल के बाद में 22 साल देवरस जी सरसंघ चालक बने, यानी 33 और 22 55 साल। तो हेडगेवार जी ने भविष्य के 55 साल का नियंत्रक डेवलप करके उनको संगठन हैंडओवर की। तो अब उनको प्रॉब्लम यानी 1948 तक तो प्रॉब्लम नहीं आए। 1948 में पहला प्रॉब्लम आया जब ब्रिटिशों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत में और जिन्ना जी को पाकिस्तान में पंतप्रधान किया। नेहरू जी पंतप्रधान ब्रिटिश सिलेक्टेड, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो नेहरू जी ने 15 अगस्त को देश स्वतंत्र होने के बाद में 3 महीने में डिक्लेयर कर दिया, आई विल क्रश आरएसएस एंड अकाली दल। यानी अक्टूबर की बात है, 1947 की बात कर रहा हूं। और महात्मा गांधी जी जो हिंदू आइकॉन है, जो आरएसएस के लिए प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व है, उनकी हत्या होने दी गई। यानी 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ और गोडसे आपटे जिन्होंने अल्टीमेटली 30 जनवरी को हत्या की, वो वहां से भाग गए और 10 दिन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने उनको पकड़ा नहीं, 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। और 30 जनवरी हत्या होने के बाद में ये दोनों अरेस्ट हुए। इसका मतलब गांधी जी की हत्या 10 दिन में होने दी गई और गांधी जी की हत्या होने के बाद में 30 जनवरी को, फरवरी को आरएसएस का संबंध ही नहीं है और आरएसएस को नेहरू जी ने बैन किया। और आरएसएस को क्रश करूंगा, यह अक्टूबर 47 का नेहरू जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और फरवरी को आरएसएस को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में मैं गुरुजी गोलवलकर का ही आपको कोट बतलाता हूं। उनका कोट बात का है, उन्होंने बतलाया कि गांधी जी के हत्या का झूठा आरोप लगाने की वजह से संघ 1925 के पॉइंट पर चला गया। ऐसा क्या षड्यंत्र था कि आरएसएस को इस हत्या के साथ जोड़ दिया गया? ये सब क्यों प्लान किया गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार था? इसका प्रूफ उपलब्ध है, नेहरू जी का लेटर उपलब्ध है। नेहरू जी का एक लेटर है कि मुझे मेरे ब्रिटिश दोस्तों ने बतलाया कि मेरे सत्ता को थ्रेट इज ओनली फ्रॉम आरएसएस एंड अकाली दल। इसीलिए गांधी जी की हत्या 30 जनवरी की है, 48 की, और अक्टूबर 47 में ये दोनों को मैं क्रश करूंगा, नेहरू जी का भाषण। इससे अब चर्चा का विषय नहीं एस्टेब्लिश होता है कि नेहरू जी को आरएसएस क्रश पहले से ही करना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा,
महात्मा गांधी जी ने 1946 को, जब नेहरू जी और पटेल जी सत्ता में आए, 46 को ही आ गए, तो उस समय नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी को क्लियर करवा दिया था कि फ्रीडम स्ट्रगल में आपकी देश को जरूरत थी, अब सरकार में आपके नीतियों की जरूरत नहीं है, आपकी जो कंसेप्ट है अब वो कंसेप्ट हमको नहीं चाहिए, हमको औद्योगिक क्रांति करनी है। और सरदार पटेल जी का स्टेटमेंट था, अहिंसा आज काम की नहीं, क्योंकि हमको मिलिट्री और पुलिस के थ्रू कार्य करना है। तो गांधी जी को नेहरू जी ने, और नेहरू जी के साथ में पटेल जी ने 46 को ही सत्ता से दूर रखा था। ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। उस समय गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो आरएसएस है उसको मैं डिसॉल्व करूंगा, ताकि स्वतंत्र भारत में आप अपनी पार्टी बनाए। और सब लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबकी रहेगी, बाद में नई पार्टी बनेगी। उस समय मैं आपको जानकारी अधिकृत एक पढ़ाई के बाद दे रहा हूं, नेहरू जी साम्यवादी, समाजवादी और मुस्लिम बंधुओं की साथ में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल विद द हेल्प ऑफ आरएसएस एक नई पार्टी बनाने वाले थे। तो सरदार पटेल और आरएसएस की नई पार्टी और नेहरू जी की पार्टी, ये संघर्ष संघ को क्रश करने के पीछे है। तो आपके ये कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई, इसका मैंने जवाब इसमें दे दिया। जी सर, अगर 5 बड़ी उपलब्धियां मैं आपको कहूं, मुझे फिंगर टिप पे आप गिनवा दें, तो ऐसी बड़ी 5 उपलब्धियों को किस रूप में देखते हैं आप? यानी आरएसएस संघ की, यस, यानी 100 साल की यस, पहली उपलब्धता पूरे दुनिया में। जी, आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है, जिसको हम ज्ञान युग बोलेंगे या माहिती तंत्रज्ञान सभ्यता बोलेंगे, तो एक छोटा सा पहले पॉइंट, मेन बेसिक आपको क्लियर करता हूं। औद्योगिक क्रांति के 4 पिलर है, न्यूटन, मार्क्स, डार्विन और फ्राइड। और आज के जमाने में ये चारों महापुरुष कालबाह्य है। अब न्यूटन नहीं रहा, अब आपका जमाना पोस्ट आइंस्टीन साइंस का है। अब डार्विन, फ्राइड नहीं रहे, मार्क्स नहीं रहे, आज का जमाना अलग है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट कि आज हम जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ज्ञान युग बोलेंगे, तो पूरे दुनिया में 100 साल के प्रक्रिया से ज्ञान युगिन संगठना संघ ने 100 साल में निर्माण की। अब आपका नेचुरली क्वेश्चन रहेगा कि ये औद्योगिक क्रांति की सभ्यता से अलग कहां पे है। इसका छोटा सा जवाब है, संघ परिवार जिसकी आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन है, संघ में एक्चुअली 100 स्वयं क्रिएटेड संस्थाएं 32 में है, तो 32 संघ की संस्थाओं का संघ मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक 32 मुखी संघ परिवार, यह ज्ञान युगिन कल्पना है, यह होलिस्टिक कल्पना है। यह कल्पना अगर अध्यात्म के भाषा में बोलना है तो ये पोस्ट रिलीजियस कल्पना है, यह आध्यात्मिक कल्पना है, यह बियॉन्ड रिलीजन कल्पना है। और फिलोसॉफी की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में अद्वैत तत्वज्ञान सब जानते हैं, किंतु अद्वैत तत्वज्ञान का मैनेजमेंट का मैनिफेस्टेशन संघ है। तो संघ परिवार का संगठनात्मक अचीवमेंट, यह दुनिया की यूनिक चीज है। इसमें से एक छोटा सा पॉइंट, 1992 में ये 32 में से जो भारतीय मजदूर संघ बना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है। यानी वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रेड यूनियन भी संघ की है। बीजेपी लार्जेस्ट मेंबरशिप की पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी संघ की है। कहने का मतलब संघ परिवार ज्ञान युगिन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। दिस इज अचीवमेंट नंबर 1। अचीवमेंट नंबर 2, संघ, अगर आर्नोल्ड टॉयनबी की भाषा में बात करना है तो दुनिया में 26 सिविलाइजेशन पुराने थे, सब खत्म हो गए। जो बचे हैं, एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है चाइना। तो ये जो प्राचीन सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सिविलाइजेशन आज जिंदे होने का रीजन क्या है, वाई चाइना एंड इंडिया सिविलाइजेशन ये अलग क्यों है?
तो अलग अलग जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस को क्रिएटिव रिस्पॉन्स देके नया अवतार लेना, नया रूप में आना। तो आज का संघ जो डिजिटल इंडिया की बात करता है, आज का संघ जो जेनेटिक्स की बात करता है, यह यानी पोस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैनिफेस्टेशन संघ कर रहा है। यह दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि, क्या आप ये मानते हैं कि जो सिविलाइजेशन को बचाया हुआ है उसका एकमात्र जो कारण है वो संघ है? अगर संघ नहीं होता तो सिविलाइजेशन बचा ही ना होता। बाकी के जो अलग संगठन हैं या बाकी की अलग संस्थाएं हैं वो अपने आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए, अपने तौर तरीकों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को सेव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा स्टैंड ही नहीं है। सिविलाइजेशन एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है जी। जिसका संघ से कोई संबंध नहीं। भारतीय सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंट है, तो सिविलाइजेशन के फोर्सेस इंडिपेंडेंट होते हैं। किंतु आज भी भारत में कोई भी पत्रकार या जर्नलिस्ट से बात करो तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट में वो डिस्क्रिप्शन देता है। यस। तो ये लेफ्टिज्म राइटिज्म तो औद्योगिक क्रांति के अपत्य है, ये आउटडेटेड कंसेप्ट है। अब हम टाइपराइटर के जमाने से कंप्यूटर जमाने में आ चुके हैं। तो आप मुझे ऐसे उदाहरण दीजिए जो कंप्यूटर फिलॉसफी का मैनिफेस्टेशन करते। तो है उदाहरण, रामदेव बाबा है, श्री श्री रविशंकर है। आज सैकड़ों जो आध्यात्मिक शक्ति है भारत की, ये आध्यात्मिक शक्ति ये टाइपराइटर युग की नहीं है। ये वेदांती अद्वैती जो आध्यात्मिक शक्ति है ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपोलर है। ये कंप्यूटर फिलॉसफी का मैनिफेस्टेशन है। तो कहने का मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन की जगह में है, उसके पैरेलल खुद को विकसित करके सामने ले जाना, यह जो आज संघ परिवार कर रहा है, मेरे को इसका पैरेलल कोई दिखता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, 2047 इंडिया, ये बात संघ परिवार भाजपा संघ के अलावा तो कोई करते मुझे नहीं दिखा। चाइना 2049, यह चाइना में आज की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। तो 2049 का चाइना, 2047 का इंडिया, यह फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भारत में सिर्फ संघ परिवार भाजपा कर रहा है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। बचे हुए फोर्सेस, एटलीस्ट मुझे पता नहीं, एक 100 साल पहले का स्वामी विवेकानंद जी का भविष्यवाणी है कि भविष्य में भारत शूद्रों का भी होगा। यह 100 साल पुराना भाषण है। अब आज का स्टैटिस्टिकल डाटा है भारत के इनग्रेडिएंट कंपोजिशन का। आज का भारत जो समाज है वो 50% ओबीसी है, 20% शेड्यूल कास्ट है, 10% शेड्यूल ट्राइब्स है, 20% सवर्ण है, 20% सवर्ण में 10% महिला है, यानी 80+10 90% हो गया। तो पुराने भाषा में जिनको शूद्र बोला जाए, नई भाषा में जिनको मासेस बोला जाए, मार्क्सिज्म की भाषा में जिनको प्रोलेटेरिएट या बैकवर्ड बोला जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 100 साल के बाद में भारत शूद्रों का भी देश होगा। इसका आज की भाषा में वर्णन होता है भारत SC ST OBC महिलाओं का राज होगा। ये जो आज के भारत के 90% कंपोजिशन होता है। अब मैं 4 वाक्य भी जवाब दे देता हूँ। 1936 में, आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, भारत में 2 RSS है। एक RSS जो पुरुषों का 1925 में स्थापना हुई, दूसरा है महिलाओं का जिसको राष्ट्रीय सेविका समिति बोलते हैं, उसकी स्थापना 1936 से। दोनों RSS ही है। तो महिलाओं के लिए फोकस का काम RSS ने 36 को शुरू किया। आज महिलाओं की बात हो रही, संघ ने 1936 से शुरू किया। 1973 में संघ परिवार का वनवासी कल्याण आश्रम निर्माण हुआ। आज की बीजेपी में मेजॉरिटी MLA MP जो आपको दिखते हैं वनवासी बंधुओं में से, ट्राइबल में से, ये काम संघ ने वनवासी कल्याण आश्रम से 1952 में शुरू किया। अब मैं आपको 73 में ले जाता हूँ। 73 में गोलवलकर जी के एंड के समय में और देवव्रत जी के प्रारंभ में संघ का OBC का काम शुरू हुआ।
यानी 1973 टिल टुडे भारत में 50% ओबीसी है। संघ 73 से काम कर रहा है। अब 83 की एक स्पेशलिटी है, हेडगेवार जी और ज्ञान सूर्य डॉक्टर अंबेडकर जी, उनका एक ही दिन हिंदू पंचांग और इंडियन क्रिश्चियन कैलेंडर से आ गया। उस दिन संघ की समरसता मंच शुरू हुआ और समरसता मंच ने 1983 से शेड्यूल कास्ट के लिए काम शुरू किया। तो महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 90% के लिए। बट जितने एक्टिवली सर मीडिया में या देश भर में स्वयंसेवक संघ मेन विंग पॉपुलर है, इन्फ्लुएंशियल भी है, महिला विंग उतनी पॉपुलर नहीं या उतने प्रभाव के साथ लोग उनको जानते नहीं, उसके क्या कारण मानते हैं आप? अब आपका क्वेश्चन बड़ा करेक्ट है। पहली चीज, दुनिया में ही महिला ये पुरुष प्रधान समाज में दुर्लक्षित है, भारत में भी है, इसीलिए फोकस की नीड है। इसीलिए 1936 का मैंने जो आपको जवाब दिया, संघ ने पुरुष मुक्त संस्था डेवलप की और खड़ी की। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 1992 में संघ ने महिला समन्वयक का पद क्रिएट किया और संघ की 32 संगठनों में जो महिला नेतृत्व था उनको 1992 टिल टुडे संघ ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब मैं आपका एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, महिला रिजर्वेशन बात पर सबने की, बिल इंप्लीमेंट किसने किया? मोदी जी ने, संघ परिवार ने। कब किया? 2023 को। ये बिल इंप्लीमेंट होने के बाद में पूर्व तैयारी मैं आपको बतला रहा हूं। ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, मैं ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी दे रहा हूं। भारत में जो 542 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, संघ परिवार ने पर कॉन्स्टिट्यूंसी संघ परिवार के 32 क्षेत्र की महिला नेतृत्व को पर कॉन्स्टिट्यूंसी 1000 का फिगर दे रहा हूं मैं आपको, यानी 5.5 लाख महिलाओं का 2024 में 1 या 2 दिन का वर्कशॉप लिया। आज संघ के पास में भारत के 32 क्षेत्र की महिला लीडरशिप का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिनका वर्कशॉप हो चुका है। और जब कभी ये बिल, बट सर हम लोग अक्सर देखते हैं कि रिकॉर्ड्स होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है आपसे कि महिलाओं की भागीदारी, उनकी सक्रियता और अल्पसंख्यकों को भी मैं इसमें जोड़ूंगी, वो उतना ज्यादा दिखाई नहीं देती इंटेंस तरीके से जितना मेन स्ट्रीम मेन विंग स्वयंसेवक संघ का एक्टिवनेस, इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ दिखाई देता है। आपका जो सिचुएशन एनालिसिस है 100% करेक्ट है। अब मैं एक पॉइंट पर आपको ले जा रहा हूं। सती जाने की प्रथा, बुरी प्रथा भारत में थी, वो दूर होने का रीजन सिर्फ जन जागृति है या कायदा भी है? कायदे के बाद में सती प्रथा दूर हुई। अब अस्पृश्यता थी, डिनाई करने वाला झूठा है। ये अस्पृश्यता थी, कायदे की वजह से दूर हुई। अगर महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है भारत में, हो रहा है क्या हो रहा है, ये दूर करने के लिए कायदा लगेगा, सिर्फ जन जागृति नहीं तो चलेगी। आप कह रहे हैं कि अब जो आधुनिक भारत है उसमें महिलाओं की भागीदारी, उनकी सक्रियता बढ़ेगी और उसके लिए संघ अलग से कोई कायदा बना रहा है? नहीं, भारत सरकार ने 2023 को ये कायदा बना लिया है। मैं भारत सरकार की नहीं, मैं संघ की बात कर रही हूँ। किंतु भारत संघ का भाजपा जी, उन्होंने लोकसभा में कायदा पास करके इम्प्लीमेंट हुआ है जी, 33% महिला रिजर्वेशन। तो ये अगर समझो ये रूल 2029 को इम्प्लीमेंट होता है तो भारत के संसद में 33% महिला आएगी। अच्छा, महिला आना चाहिए, विचार से महिला नहीं सक्सेसफुल होगी, उसके लिए महिला तैयार करनी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, RSS फोर्स ऑफ मैनेजमेंट 5.5 लाख महिला नेतृत्व सक्सेसफुली खड़ा है। अगर जिस दिन आप पार्लियामेंट में 33% महिलाएं देखो, जब आपको देखने का समय आएगा, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में पुरुषों की पत्नियां नेता करके बाहर आएगी। संघ परिवार इंडिपेंडेंट 33% महिलाओं का नेतृत्व जगह दुनिया को दिखाएगी। और एक टाइम पार्लियामेंट में ड्यू टू लॉ अगर 33% महिला हो गई
तो मैं आपको पूछता हूँ, फिर ऑन मेरिट भी 15% आएगी ओपन कैटेगरी में। अगर 50% महिला इंडियन पार्लियामेंट में आ गई तो भारत पुरुष प्रधान रहेगा या महिला प्रधान रहेगा? भारत मातृत्व प्रधान होगा। और यह सिर्फ विचार करके नहीं जमेगा, इसका फील्ड में काम करना पड़ता है। 100 साल में संघ ने ये करके दिखाया है, आपको भविष्य में इसका प्रूफ मिलेगा। सर अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा महिलाओं के हित में। मुझे आप ये बताइए कि संघ की विचारधारा और वर्तमान भारत की चुनौतियों को आप किस तरीके से जोड़ते हैं? एक मिनट, एक पहला पॉइंट ये है कि हम करीबन 2000 साल गुलाम रहे। अच्छा, गुलाम रहने के बाद में मस्तिष्क में तो फर्क पड़ना ही है। और आखिरी की जो हमारी गुलामी थी, ये ब्रिटिशों की थी। यह यानी उन्होंने हमको मेंटल स्लेव बनाया। ओपन मैकॉले की सिस्टम में डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम भारतीयों को इंग्लैंड के साम्राज्यवाद के लिए तैयार करेंगे। तो 1947 तक जो भारत की परिस्थिति है, ये मानसिक गुलामगिरी की है। अब एक छोटा सा पॉइंट, आर्य इन्वेजन थ्योरी। अब ज्ञान सूर्य डॉक्टर अंबेडकर जी का 1946 का हु वेर द शूद्राज ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है ये यानी आर्य इन्वेजन ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी है। आर्य इन्वेजन झूठ है। आर्य इन्वेजन कंसेप्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये अंबेडकर जी लिख चुके हैं, एस्टेब्लिश साइंटिफिकली कर चुके। उसके बावजूद बीजेपी का शासन आने तक हमको आर्य इन्वेजन सिखाया गया। अब कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट में खड़गे जी का आपको स्टेटमेंट दिखाने तैयार हूं कि आर्य बाहर से आए और आप आरएसएस बीजेपी वाले, आप लोग फॉरेनर हो, आप आर्य हो। जब हमारा मस्तिष्क में गुलामगिरी आज भी है, ये फैक्ट है, तो ये गुलामगिरी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, आज भी दुनिया में हिंदू का मतलब बॉर्न सेकुलर होता है। आपको पता है कि दुनिया में डजन्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन मानने वाले कंट्रीज है। यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज ये सेकुलर नहीं है और हिंदू बॉर्न सेकुलर होता है। अब मुझे एक दुनिया में उदाहरण दीजिए कि हिंदू राजाओं ने रिलीजन का फैलाव किया, किंतु आपको पूरे दुनिया के रिलीजन का फैलाव ये तलवारी से हुआ, ये पता है। तो कहने का मतलब हिंदू बॉर्न सेकुलर है, किंतु मेरे को हंसी आती है जो मल्टी कम्युनल है वो हिंदुओं को कम्युनल बोलते हैं और खुद को सेकुलर बोलते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको मानसिक गुलामगिरी से दूर होना है तो एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। ये एजुकेशन सिस्टम बदलने का काम 47 से ये 10 साल में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब कि हमको पूरे गुलामगिरी से बाहर जाना है। अच्छा, संघ मॉडर्नाइजेशन के विरोध में नहीं है। संघ वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन नहीं समझता है। तो हमको विश्व विद्यार्थी होना है। हमको जेनेटिक्स से लेके आर्कियोलॉजी से लेके डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमको 21वीं शताब्दी का अग्रसर होना है। तो यह काम भी ऑर्गेनाइज ढंग से करना पड़ेगा। तो ये करने की एक्टिविटी का नाम भी संघ है। सर संघ का जो दृष्टिकोण है वो केवल सांस्कृतिक है या फिर ये राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है? मैंने शुरू में किया, संघ राष्ट्रीय फोर्स वो बोलता है किंतु नहीं है। संघ फोर्स ऑफ सिविलाइजेशन है। संघ भारतीय सिविलाइजेशन का प्रबलीकरण है। तो सिविलाइजेशन में दुनिया की कौन सी कंसेप्ट नहीं आती मैडम, आप ही बतलाइए। यानी सिविलाइजेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स भी है, सरकार भी है, कल्चर भी है, रिलीजन भी है, एजुकेशन भी है, इंडस्ट्री भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, क्या नहीं है। तो संघ परिवार होलिस्टिक है और संघ परिवार मानव का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। भारतीय सभ्यता मानव केंद्रित नहीं है।
हम ब्रह्म माया वाले हैं, हम निर्जीव सजीव में भेद नहीं करते। तो संघ का जो विचार है, तो ये संघ का विचार, ये विचारों का मैनिफेस्टेशन है। तो सिविलाइजेशन में हर चीज इंक्लूड होती है, तो संघ परिवार कहा नहीं है, जी वो पॉलिटिकल भी है। सर, आप संघ की विचारधारा को लोकतंत्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं? अब सिंपल है, अब भारत की वैशिष्टता यह है कि हम व्यक्ति से समष्टि तक और समष्टि से परमेष्टि तक हम सोचते हैं। तो व्यक्ति का महत्व होता या नहीं होता, होना ही चाहिए। और भाई व्यक्ति नहीं तो मतलब नहीं। फिर व्यक्ति के बाद में कुटुंब आता है, तो संघ का पंच परिवर्तन का लेटेस्ट प्रोग्राम ही कुटुंब प्रबोधन है। और भारतीय सभ्यता की आज की शक्ति कुटुंब है, फैमिली है। हम कुटुंब केंद्रित है। फिर कुटुंब के बाद में समाज आता है। अब काफी लोगों को कारपोरेट का मतलब टाटा बिरला लगते हैं, किंतु कारपोरेट का मतलब टाटा बिरला नहीं है। कारपोरेट का मतलब है समष्टि जीवन। तो कुटुंब के बाद में समष्टि आती है, समष्टि जीवन। तो संघ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पहला सेंटेंस है, हिंदू समाज में ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन कारपोरेट लाइफ हमको खड़ा करना है, यानी समष्टि जीवन। अब पंच परिवर्तन में अब जो लेटेस्ट है इकोलॉजी और पर्यावरण मुद्दा है। तो पर्यावरण का मतलब प्लास्टिक नहीं, पर्यावरण का मतलब सिर्फ कार्बन पोल्यूशन नहीं, पर्यावरण का मतलब गंगा मेरे माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गंगा और हिमालय हमारे माँ बाप है। यानी हम भारत माता की सोचते हैं, हम विश्व माता की सोचते हैं। तो सभ्यता में, सिविलाइजेशन में, पुरानी इंडो यूरोपियन भाषा में, आर्य भाषा में, आर्य भाषा में धर्म का मतलब सभ्यता होता है। सर, भारत की विविधता और संघ की एकात्मकता में आप ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक थॉट लगता है, बिल्कुल इसे नहीं कैसे? है, बिल्कुल नहीं है। अब नेचर में जितनी डाइवर्सिटी है, उतनी डाइवर्सिटी भारतीय सभ्यता में, हिंदुस्तान में, भारत में है। ये डाइवर्सिटी सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, उसके अंदर एक यूनिटी है। 40,000 साल का भारत आज भी इंटीग्रल है, जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ किसके? आज भी हमारे यहाँ पे जो कुछ महीने पहले जो हमारे यहाँ पूरे दुनिया के लोग प्रयाग में आए थे, हमारे यहाँ नैमिषारण्य में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, तो पूरे भारत आज भी तीर्थ क्षेत्रों से, नगरी से, सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और ये जो इंटीग्रल जो बॉन्डिंग है, ये इंटीग्रल बॉन्डिंग अध्यात्म का है। और अध्यात्म का मतलब कर्मकांड या रिचुअल नहीं होता। अब मैं अध्यात्म शब्द यूज किया करके बोल देता हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि अध्यात्म, कृष्ण ने जवाब दिया, एखादी चीज के ओरिजिन में जाना, उसका मेन ढूंढना, सृजनशीलता, जिज्ञासा पूर्ति, यानी अध्यात्म। तो भारत आध्यात्मिक है। इसका मतलब हम एंडलेस परसूट ऑफ नॉलेज करते हैं। तो आप मुझे बतलाइए, विविधता यह वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए डाइवर्सिटी उनको दोष लगता है, और यूनिफॉर्मिटी उनके लिए सद्गुण है। हम भारतीय सभ्यता के लिए विविधता ये शक्ति है, और उसके अंदर की जो एकात्मता है, इंटरनल बॉन्ड है, वो हमारी शक्ति है। लेकिन सर, करके यूनिटी हमेशा एंड डाइवर्सिटी। हमेशा हमेशा से ये भी आरोप संघ के ऊपर लगता रहा है कि समाज में जो कॉन्ट्राडिक्शन है या जो विरोधाभास की एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें संघ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मिनट, ये फैक्ट है। भारतीय सभ्यता में विरोधाभास है, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स बोला जाता है। वेस्टर्न स्कॉलर पैराडॉक्स को, विषमता, विविधता को दोष मानते हैं। हम दोष नहीं मानते। हमारे यहाँ विविधता ये हमारी ताकत है। इडली ये साउथ इंडियन नहीं है, रसगुल्ला ये बंगाली नहीं है, ये भारतीय खाद्य पदार्थ है।
तो हम विविधता में एकात्मता देखने वाले हैं, और जो लोग जिनको पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स वीकनेस लगता है वो तो नेचुरली यूनिफॉर्मिटी बात करेंगे, और संघ या भारतीय सभ्यता यूनिफॉर्मिटी को नहीं मानती, डाइवर्सिटी मल्टीपोलर मैकेनिज्म सिस्टम को मानती। नेचर में कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? अब भारत में कच्छ का सैंडून भी आपको देखने मिलता है, यानी एक कच्छ भी देखने मिलता है, हिमालय भी देखने मिलता है, चेरापूंजी भी मिलता है, और अकाल भी पड़ता है। तो कहने का मतलब ये विविधता का एकात्मीकरण यानी संघ है। तो जो संघ में विविधता को दोष बोल रहे, उस संघ को गाली नहीं मार रहे, उस संघ की या भारतीय सभ्यता की ताकत का वर्णन कर रहे हैं। सर, संघ को अक्सर कट्टरवादी या फिर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का भी आरोप लगता रहा है, इस पर आपका क्या मत है? एक मिनट, बहुत छोटा पॉइंट है। बहुत छोटा पॉइंट ये है कि भारतीयों को 2000 साल जिन्होंने गुलाम रखा, वो सभी जो फॉरेन फोर्सेस है वो आज भी भारत का विकास नहीं चाहते। तो जो एजेंट ऑफ फॉरेन फोर्सेस वो इंडिया के बारे में निगेटिव नहीं बोलेंगे तो क्या पॉजिटिव बोलेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी को, यानी कुछ दिन पहले क्वार्टर का जीडीपी आ गया, और जीडीपी जो डिक्लेयर हुआ था उससे ज्यादा ही डिक्लेयर हो गया। दुनिया में आज हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का है। भारत नंबर 5 पर है, नंबर 3 पर आ रहा है। और ये भारत को ट्रंप साहब ने डेड इकोनॉमी बोला, और फॉरेन फोर्सेस के जो इंडियन एजेंट है, मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, खराब नहीं करना चाहता, उन्होंने ट्रंप की कॉपी करते हुए उन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी को डेड बोला। तो मुझे बताइए, इंडियन इकोनॉमी को डेड बोलना, अब ये आरोपों का उत्तर क्या देने का? अब इंटरनेशनल यानी जीडीपी दो टाइप के होते हैं। एक जीडीपी पीपीपी होता है जिसमें इंटरनेशनल डॉलर अलग होता है, और जो एक्सचेंज का जो डॉलर होता है वो अलग होता है। तो जीडीपी में आज इंडिया यानी डॉलर की भाषा में नंबर 5 पर है, किंतु जीडीपी पीपीपी अलग कंसेप्ट है, इंटरनेशनल डॉलर अलग कंसेप्ट है। उसमें अमेरिका नंबर 2 है, चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 3 ऑलरेडी है। तो जीडीपी पीपीपी में इंडिया नंबर 3 है, उसको लोग डेड इकोनॉमी बोलेंगे। और मूर्ख लोगों के या दुश्मन लोगों के या प्रोपोगंडिस्ट लोगों के प्रचार का जवाब सच्चाई सामने आने के बाद में उनका प्रचार टिकेगा ही नहीं। सर, संघ की गतिविधियां राजनीति से परे हैं या फिर राजनीति पर इनका प्रभाव पड़ता है? मैंने मतलब संघ फोर्स ऑफ सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन में स्टेट भी आता है, पॉलिटिक्स भी आती है। संघ परिवार में भाजपा भी है, बीएमएस भी है, विद्यार्थी क्या नहीं है। तो संघ सिर्फ पॉलिटिक्स में क्यों प्रभाव करेगा? जी, संघ वनवासी पर भी प्रभाव करेगा, संघ कोऑपरेटिव सेक्टर में भी। अब भारत सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री 2 साल पहले क्रिएट की, यानी स्वतंत्र भारत में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनने के लिए भी 75 साल लगे। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, संघ सर्वव्यापी है क्योंकि भारतीय सभ्यता सर्वव्यापी है। तो आप जितने शब्द उच्चार करते रहोगी, संघ सब जगह है, और सर, संघ सब जगह प्रभावित करना चाहता है, नहीं तो विकसित भारत 2047 पॉसिबल ही नहीं। सर, संघ की विचारधारा ने व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को कैसे बदला? व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को कैसे परिवर्तित किया, कैसे बदला? मेरे खुद के जीवन को। जी, पहली चीज है, मैं आई एम 75 ईयर्स यंग। मैं एट द एज ऑफ 7 शाखा में जाना शुरू किया। मेरा ओटीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एट द एज ऑफ 19, 20, 21 में हुआ। और संघ की वजह से मेरे में जो संस्कार हुए, बचपन से चारित्र के संस्कार हुए, राष्ट्रभक्ति के संस्कार हुए, आध्यात्मिक संस्कार हुए, और ये संस्कार के बाद में मैं जर्नलिज्म का भी ग्रेजुएट बन गया, मैं साइंस का भी ग्रेजुएट बन गया। 1972 से मैं फ्यूचरोलॉजी का भी स्टूडेंट बन गया।
आर्कियोलॉजी से लेके जेनेटिक साइंस तक मैंने 25 डिसिप्लिन की पढ़ाई की, और 25 डिसिप्लिन की पढ़ाई करके, संघ की पढ़ाई अलग अलग ढंग से करके 1996 ऑनवर्ड मैं पूरे भारत में टीवी प्रिंट मीडिया को मेरे पढ़ाई का, मेरे व्यक्तिगत विकास का फायदा उपलब्ध करवा दे रहा हूं। संघ के बारे में जो प्रोपोगंडिस्ट लोगों ने जानबूझकर गलत फहमी फैलाई हुई है, वो एक्सपोज करने के लिए, वो दूर करने के लिए मेरे में जो व्यक्तिमत्व की जो उत्क्रांति हुई, प्रगति हुई, उसका मैं आधा क्रेडिट संघ को देता हूं और आधा क्रेडिट मैं खुद को लेता हूं, क्योंकि खुद को भी प्रयत्न करने पड़ते हैं और वायुमंडल से भी मदद मिलती है। तो दोनों मदद की वजह से मैं विकास कर पाया, और मेरे विकास का, ज्ञान भंडार का मैं प्रकटीकरण करके सामाजिक प्रबोधन में एक्टिव हूं। यही संघ की और वायुमंडल ने मेरे को दी हुई। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। अपने लाइफ की पूरी जर्नी में संघ से जुड़ते हुए, संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए, संघ का विश्लेषण करते हुए आपके लिए सबसे ज्यादा गौरव का पल कौन सा था? यानी आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो मेरा जीवन ही गौरव क्षण का मालिका है। यानी हर क्षण मैंने संघों को नए ढंग से देखा है, दुनिया को नए ढंग से देखा है। मैं विश्व विद्यार्थी हूँ, आज भी मैंने काफी नई कंसेप्ट पढ़ाई की है। तो नई नई चीजें पढ़ना और पत्रकार लेखक मित्रों के साथ में चर्चा करते उसका प्रकटीकरण करना, तो एक क्षण जो गौरव की बात बोल रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कि भारत सभ्यता के 40,000 साल ये गौरव क्षण की मालिका है। तो मेरे जिंदगी के बचपन से, यानी जब से मेरे को होश आ गया, तब से आज तक हर क्षण मेरे लिए गौरव का है। और आज आपसे बातचीत करते हुए मेरे विचार भारतीय व्यक्ति, स्त्री पुरुषों तक पहुंचाने का क्षण भी मैं ये क्षण का गौरव समझता हूँ। तो ये थे दिलीप देवधर जी। दिलीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, हमारे सारे प्रश्नों के बड़े बेबाक तरीके से उत्तर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।